हेलो एवरीवन, मैं बीना भट्ट आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल इतिहास अध्ययन में। आप सभी सब्सक्राइबर एवं व्यूवर का बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आज का हमारा टर्न है, तो संडे का वीडियो जो होता है वो मॉडर्न हिस्ट्री से, तो कल का वीडियो जो था वो भी हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से था। और इस वीक जो है दोनों वीडियो, चाहे वो सैटरडे का हो चाहे संडे का हो, आपका 20 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है। लास्ट वीक का जो था वह 10 क्वेश्चन का, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे भी देख लीजिएगा। और आइए स्टार्ट करते हैं हम आज का मॉक टेस्ट। आज के मॉक टेस्ट का हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए किस मराठा पेशवा ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। मुगल साम्राज्य के प्रति अपनी नीति की घोषणा करते हुए किस मराठा पेशवा ने कहा, हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। तो आपके सामने ऑप्शन है बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह है बाजीराव प्रथम। बाजीराव प्रथम जिसका शासनकाल 1720 से 1740 है, और इन्होंने ही क्या कहते हैं मुगल साम्राज्य की नीति के प्रति यह घोषणा की थी कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएंगी। और एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए कि किसने हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया, पेशवाओं में दे देंगे। तो आपके सामने जो भी ऑप्शन होगा, जैसे कि बालाजी बाजीराव भी हो सकता है, बालाजी विश्वनाथ भी हो सकता है, तो इसका भी सही उत्तर होगा आपका बाजीराव प्रथम। इन्होंने ही, बाजीराव प्रथम ने ही हिंदू पद पातशाही के आदर्श का प्रचार किया और इसे लोकप्रिय बनाया। और जैसा कि बाजीराव पेशवाओं में देखा जाए तो बाजीराव प्रथम का जो है बहुत ही ज़्यादा, इन्होंने लगभग 40 लड़ाइयाँ लड़ी थी और सब भी जीती थी। तो काफ़ी उत्कर्ष का समय था इनके समय में मराठों का। और यह जो है कि बालाजी विश्वनाथ के पुत्र थे। और पेशवाओं का इतिहास बालाजी विश्वनाथ से शुरू होता है, और पेशवाओं में देखा जाए तो दूसरे नंबर पे आता है बाजीराव प्रथम का। तो जैसे कि निजाम के साथ इनका युद्ध, और मुंशी शिवगांव की संधि कह दीजिए, या फिर बाद में आप आइए वारणा की संधि, इन सबसे संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। तो यह सब ज़्यादातर आपको ये सारी चीज़ें बाजीराव प्रथम के शासनकाल से हैं, जो कि आपका 1720 से 1740 के बीच की घटनाएं हैं। अब जैसे आप देखेंगे 1728 में पालेगार के समय जब उन्होंने निजाम को पराजित किया है, तो उससे उन्होंने मुंशी शिवगांव की संधि की थी। और जब डभोई के युद्ध में त्रमकेराव मारा गया, और त्रमकेराव के विरुद्ध जब उन्होंने सैनिक कार्रवाई की, वो मारा गया डभोई के युद्ध में, तो उसके बाद जो संधि हुई थी तो या वारणा की संधि है। तो ये सारी ये वारणा की संधि है, साहू की अधीनता स्वीकार की ली थी निज़ाम ने इसके द्वारा। तो इस सारी चीज़ें किससे जुड़ी हैं, बाजीराव प्रथम से। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, यह कथन किस इतिहासकार का है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि अब भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठी शासन नहीं करेंगे। तो आपके सामने जैसे कि यह क्वेश्चन है कि यह कथन किसका है। अब यहाँ पे आपके सामने देखें श्री R.B. देसाई, सिडनी ओवेन, काशीराज पंडित। अब यहाँ देखा जाए आपके सामने जितने ऑप्शन हैं, इन सभी ने पानीपत के युद्ध पे, पानीपत के तृतीय युद्ध पे सभी का कुछ ना कुछ कमेंट है, कथन है। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात अब मराठे शासन नहीं करेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका श्री R.B. देसाई। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि वो भी जैसे कि इनका नाम श्री R.B. देसाई है, वहाँ पे आपके G.S. सरदेसाई लिखा रहेगा, तो वहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। R.B. सरदेसाई या G.S. सरदेसाई, ये दोनों अलग अलग हैं। तो G.S. सरदेसाई का है कि युद्ध स्तर में मराठों के सैन्य बल की इतनी अधिक क्षति हुई कि इससे अतिरिक्त इस युद्ध का कोई निर्णय नहीं किया। अब यहाँ पे आप सिडनी ओवेन का देखेंगे तो उनका भी कथन था कि इस युद्ध के विषय में उन्होंने लिखा था, इससे मराठा शक्ति कुछ काल के लिए चूर चूर हो गई और
तब तक यद्यपि अब बहुमुखी दैत्य मारा तो नहीं गया, परंतु इतनी भली भांत कुचला गया कि लगभग तब तक सोया जब तक वह जागा, तो अंग्रेज इससे निपटने के लिए तैयार थे। तो इस तरह से कई तरह के इतिहास का कथन है। तो आप लोग जैसे कि हम 3 ऑप्शन था देखा, और काशीराज पंडित हैं, इन्होंने भी इस पे कमेंट किया था कि जब ये सूचना पहुंचाए थे इसके हार की कि 2 मोती विलीन हो गए, तो इतनी मोहरें खो गई, इस तरह से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस संधि ने मराठों एवं अंग्रेजों के बीच 20 वर्षों की शांति प्रदान की? किस संधि ने मराठों एवं अंग्रेजों के बीच 20 वर्षों की शांति प्रदान की? पुरंदर की संधि, सालबाई की संधि, सूरत की संधि। तो इसका सही उत्तर है आपका सालबाई की संधि। सालबाई की संधि जो कि 1782 में हुई थी, और इस संधि की क्या कहते हैं द्वारा माधव नारायण राव को पेशवा स्वीकार कर लिया गया था, और सालसेट द्वीप और थाना जो था दुर्ग अंग्रेजों को दे दिया गया था। और ये जो है कि पूना दरबार अंग्रेजों के बीच में 17 मई जैसा कि 1782 को हुई थी। और इस अगर पूछ ले आपके कि सालबाई संधि की मध्यस्थता किसने की थी, तो सिंधिया ने की थी। और ये जो शुरू हुआ था, रघुआ ने क्या कहते हैं अब अंग्रेज़ों से सहायता मांग ली थी, जिसकी वजह से क्या कहते हैं प्रथम अंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ था। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें चल रही थी प्रॉब्लम, तो जिसके बाद सालबाई की संधि के बाद ही जाके वो वहाँ पे अंग्रेज़ों और मराठों के बीच में एक शांतिपूर्ण समझौता होता है, जो कि लगभग 20 वर्षों तक चलता है। तो इस तरह से अगर आप देखें तो 20 वर्षों की शांति किस संधि ने प्रदान की, तो सालबाई की संधि ने। इस तरह का एक क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? अष्टप्रधान समिति का विघटन किसने किया? तो आपके सामने ऑप्शन है संभाजी, साहू जी, राजा राम। तो इसका सही उत्तर है आपका संभाजी। संभाजी ने ही क्या कहते हैं अष्टप्रधान समिति का जो थी बनाया था शिवाजी ने, उसका विघटन सर्वप्रथम संभाजी ने किया था। इन्होंने क्या किया कि उनके जब समय में शासन बहुत दुष्प्रभावित रहा, और उसके बाद उनका साथी उनके साथ छोड़े, तो उन्होंने क्या जागीरदारों में विद्रोह फैल गया, तो उन्होंने मराठा नायकों के प्रति अविश्वास के कारण उन्होंने उत्तर भारतीय ब्राह्मण का भी कलश पर भरोसा किया और उसे प्रशासन का सर्वोच्च अधिकार सौंप दिया। तो अभी तक 8 होते थे जो कि नियम बनाया था शिवाजी ने, पर उसमें उन्होंने एक इनको जोड़ दिया, जिससे कि क्या कहते हैं अष्टप्रधान में विघटन हो गया। और इस तरह से एक क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है कि किसने प्रतिनिधि पद को नियुक्त किया था, और जो कि पदक्रम में पेशवा का पद प्रतिनिधि के बाद आने लगा था, तो प्रतिनिधि पद किसने स्टार्ट किया? तो इसमें आपके सामने ऑप्शन है जैसे राजा राम, तो वहाँ पे भी ऐसे होगा साहू जी या और भी जिसका नाम दे दे, तो वो राजा राम ने किया था। यहाँ अष्टप्रधान समिति का विघटन पूछे संभाजी ने किया था। प्रतिनिधि पद किसने सर्वप्रथम नियुक्त किया या का जो है प्रतिनिधि पद बनाया, तो वो आपका राजा राम होगा। और साहू का जैसे कि ऑप्शन है, इनसे भी संबंधित एक क्वेश्चन बनेगा कि सबसे पहले सेना के संगठित करने वाले का गठन किया, किसने ये पद बनाया? तो यह बालाजी विश्वनाथ को सर्वप्रथम साहू जी ने ये सेनाकर्ती का पद बनाया, और उस पर सबसे पहली नियुक्ति बालाजी विश्वनाथ जी की गई थी। तो इस तरह से जैसे कि आपने 3 ऑप्शन देखा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सभी के सभी एग्जाम में पूछे गए, पर मैंने इसलिए 3 ऑप्शन तीनों जो भी इम्पोर्टेंट थे एक ही में दिया, और इसी एक क्वेश्चन में आपको तीनों क्लियर कर दिया। अष्टप्रधान समिति का विघटन संभाजी, और सेनाकर्ती का पद साहू जी, प्रतिनिधि पद किसने सृजन किया? तो राजा राम। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, शिवाजी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है? आपसे पूछ रहा है कि शिवाजी से संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो आपके सामने कथन है, शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया। आपका बी कथन है, जिसके अनुसार शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे देंगे। और तीसरा कथन है, उनकी सुरक्षा की गारंटी राजा जयसिंह ने ली थी। तब यहाँ पे देखेंगे
कि कौन सा कथन असत्य है। तो शिवाजी ने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए थे, यह कथन सत्य है। और जिसके अनुसार, इस संधि के अनुसार, जो पुरंदर की संधि के अनुसार शिवाजी ने अपने 35 किलो में से 23 किलो मुगलों को दे देंगे, यह भी सही है। उनकी सुरक्षा की गारंटी राजा जयसिंह ने ली थी, यह गलत है। उनकी सुरक्षा की गारंटी राजा जयसिंह के पुत्र राम सिंह जी ने ली थी। और जैसे कि इस संधि के द्वारा ये हुआ था कि शिवाजी अब मुगलों की तरफ से युद्ध एवं सेवा करेंगे। शिवाजी के पुत्र संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब दिया जाएगा। तो शिवाजी 12 मई को 1666 को आगरा दरबार पहुंचे। जयसिंह के पुत्र राम सिंह को शिवाजी की गारंटी दी गई। दरबार में उन्हें 5000 मनसबदारों की लाइन में खड़ा किया गया, जिससे शिवाजी नाराज हो गए, क्योंकि ये बात उनके पुत्र के लिए थी कि संभाजी को मुगल दरबार में 5000 का मनसब प्रदान किया जाएगा। और उन्हें ये उम्मीद नहीं थी, जैसा कि ये जो यहाँ पे है कि शिव कथन राजा जयसिंह, तो इनके साथ ही युद्ध हुआ था जिसके द्वारा इन्होंने समर्पण किया था। तो ये था कि आप दरबार में आए, आप वहाँ आगरा पहुँचे, वहाँ संधि होगी, जो होगा आगे की चीज़ें। पर वहाँ पे उन्हें क्या कि 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा कर दिया गया। तो इस तरह से शिवाजी को अपना अपमान लगा, जिससे वह नाराज हो गए। तो परिणाम स्वरूप शिवाजी को क्या हुआ कि जब उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर की, आक्रोश दिखाया, तो परिणाम स्वरूप उन्हें क्या हुआ, शिवाजी को जयपुर महल में बंदी बना लिया गया। तो वहाँ पे उन्हें बंदी तो बना लिया गया, पर शिवाजी काफ़ी दिन तक तो रहे। पर उनका एक हमशक्ल था हिरोजी फरजंद, तो जो कि वहाँ पे जिसकी ड्यूटी लगी थी, वही क्या किया, शिवाजी बीमार पड़े तथा हिरोजी फरजंद जी को उनके सेवा में आने जाने का मौका मिला, और उन्होंने अपनी जगह उसे लिटाकर मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से निकल गए थे। तो इस तरह से क्या कहते हैं आपके सामने, जैसे कि ये कथन जो है आपका कथन सी गलत है। अभी हमने देखा क्या कि राजा जयसिंह के साथ उनका ये पुरंदर की संधि हुई थी, किंतु कछवाहा राजा थे ये जिन्होंने इनको डिफीट किया था। वहाँ पे अंग्रेजी ने उनको नियुक्त किया था इनके लिए। तो उनकी गारंटी, जब सुरक्षा की गारंटी जो ली थी, वो उनके पुत्र राम सिंह जी ने ली थी। और जैसे कि हमने देखा कि उनको 5000 के मनसबदारों की लाइन में खड़ा, तो ये सारे तथ्य हैं कि आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि कितने हजार मनसबदारों के लाइन में खड़ा कर दिया था, या वो आगरा दरबार कब पहुँचे थे, और उन्होंने किस हमशक्ल का वहाँ पे लिटा के अपनी जगह पे, और अपना एक मिठाई की टोकरी में छुपकर जयपुर महल से बाहर निकले थे, या उन्हें किस महल में बंदी बना के रखा गया। तो सारी चीज़ें जो हैं आप देखिए एक ही क्वेश्चन में आपका क्लियर हो जाता है। अब आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। मुगलों एवं मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ। मुगलों एवं मराठों के बीच संघर्ष किसके राज्यकाल में आरंभ हुआ। तो यहाँ आपके सामने ऑप्शन है शिवाजी एवं शाहजहां, शिवाजी एवं जहांगीर, शिवाजी एवं औरंगजेब। तो इसका सही उत्तर है आपका शिवाजी और शाहजहां। अब यहाँ पे आप देखें कि शिवाजी औरंगजेब, इनका शासनकाल जो था वो काफ़ी मतलब इन दोनों के बीच में कई बार युद्ध हुआ, कई बार हुआ। पर अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि मराठों का और मुगलों के बीच संघर्ष प्रारंभ कब हुआ, तो यहाँ प्रारंभ का देखें तो ये शाहजहां के शासनकाल में ही शुरू हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कुर्जा पट्टी या तश्ती पट्टी क्या थी। कुर्जा पट्टी या तश्ती पट्टी क्या थी। अब आपके सामने ऑप्शन है विद्वानों के लिए आरक्षित विशेष भूमि अनुदान, वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला कर, लकड़ी व्यापारियों को दिया जाना विशेष परमिट। तो इसका सही उत्तर है आपका वित्तीय संकट के दौरान करदाताओं की वार्षिक आय के बराबर वसूल किया जाने वाला कर था। मतलब जैसे कभी क्या होता था कि वित्तीय संकट, जैसे सूखा पड़ा, अकाल पड़ा, या ये आपका युद्ध चल रहे हैं लगातार, तो क्या होता वित्तीय संकट आ जाता। तो जो करदाता होते थे उस समय के, जिन चौथ देते थे या जो, तो उनसे क्या होता उनकी वार्षिक आय के बराबर एक अलग से कर वसूल किया जाता, जिसे कुर्जा पट्टी या तश्ती पट्टी कहा जाता था। जैसे कि हम पढ़ते हैं मौर्य काल में एक प्रणय कर था, जो कि आकस्मिक कर था कि जब कभी कुछ ऐसी चीज़ें आती थी वित्तीय या कुछ, तभी उन पे लगाया जाता। तो इसी तरह यह मराठा सरदारों के समय पे था कुर्जा पट्टी या तश्ती पट्टी। तो आइए देखते हैं अब
क्वेश्चन नंबर 8, किस व्यवस्था ने संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया? तो आपके सामने ऑप्शन है सरजामी व्यवस्था, चौथ एवं देशमुखी की वसूली, छत्रपति की कमजोर स्थिति। अब यहाँ पे देखें तो आपको छत्रपति की कमजोर स्थिति होती थी, परंतु मराठा राज्य को संभालने वाले महान महान पेशवा हुए। आप चाहे बालाजी विश्वनाथ का जी का देखिए, चाहे तो आप क्या कहते हैं बाजीराव का देखिए, बालाजी बाजीराव का देखिए, तो ऐसा नहीं था। छत्रपति की क्या है कि उस समय आते आते देखा जाए तो शक्ति वैसे भी कम हो गई थी, पर मराठा राज्य का उत्कर्ष के जो जिम्मेदारी होती थी जो पेशवाओं के हाथ में थी, वो काफ़ी शक्तिशाली थे। और तो यहाँ पे पूछ रहा है कि संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदले किस व्यवस्था? तो ये है आपका सरजामी व्यवस्था। तो ये जो थी, ये जैसे कि एकता प्रणाली होती है, सामंतों के समय में भू अनुदान जो चलता था, सामंती व्यवस्था, तो ऐसे ये सरजामी व्यवस्था थी जो कि एक संगठित मराठा साम्राज्य को असंगठित समूह में बदल दिया। और जैसे कि आप चौथ देख रहे हैं, सरदेशमुखी देख रहे हैं, तो ये क्या थे, ये कर थे। चौथ जो सुरक्षा की, जिस राज्य की सुरक्षा ली जाती थी उसकी जिम्मेदारी के बदले में चौथ कर लिया जाता था। और सरदेशमुखी था जो कि 10वां हिस्सा होता था राज्य की आय का, वो जो सरदेश होते थे उनके आधार पर इसको लिया जाता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? शिवाजी के अंतर्गत परराष्ट्र मामलों का मंत्री क्या कहलाता था? अमात्य, सुमंत, प्रधान। तो इसका सही उत्तर है आपका सुमंत। सुमंत जो था वह परराष्ट्र विदेश मंत्री था राज्य का, जो कि दूसरे राज्यों के साथ जो चीज़ें होती, संधि है, उनके साथ बातचीत करना, तो वो विदेश मंत्री जो आज के समय में होते उस तरह का वहाँ पे, जिसे कि सुमंत है, दबीर भी कहा जाता था। तो और अमात्य देखें तो यह इसको पंत या मजूमदार भी कहा जाता था, और यह एक तरह से शिवाजी के राज्य में अर्थ मंत्री थे जिन्हें अमात्य कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखें प्रधान, तो प्रधान जो होता था मुख्य, वो पेशवा होता था, चाहे पेशवा कहिए मुख्य प्रधान के ही राज्य का वो पेशवा होता था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, शिवाजी के शासन काल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? शिवाजी के काल में कर वसूलने वाला अधिकारी कौन था? आपके सामने ऑप्शन है कुलकर्णी, पटेल, नायक। तो इसका सही उत्तर है आपका पटेल। अब यहाँ पे देखें कि कुलकर्णी भी उसी से संबंधित है, पर उसका क्या काम होता था, वह जो ये होता है लेखा जोखा रखना कि भूमि का कहाँ से कितना वसूल किया गया, क्या कहाँ से कितना करना है, वो सारी के काम उसका होता था। और जो राजस्व वसूलने का काम करता था वह पटेल करता था। तो जो रिकॉर्ड पूरे रखनी थी वो कुलकर्णी का काम था, और वसूल करने का काम पटेल का था। यहाँ नायक है जो, तो वो जो पैदल सेना होती थी उसमें होते थे, एक पद होता था तो नायक होते थे। तो इस तरह से क्या कहते हैं, आपके सामने कई तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ पे नायक होता था जो, वह जो पैदल सेना के 9 सैनिकों का होता था, मतलब पैदल सेना के सबसे छोटे होते थे उन्हें पाइक कहा जाता था, और जब 9 पैदल सैनिक होते उनके ऊपर एक अधिकारी नियुक्त किया जाता था, उन्हें नायक कहा जाता था। तो यहाँ पे देखा आपने जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन कुलकर्णी या पटेल में कंफ्यूज मत होइएगा। कुलकर्णी का काम था रिकॉर्ड रखने का और भूमि से संबंधित, और पटेल का काम था राजस्व कर वसूलने का। और नायक जो था वह हमारे पैदल सेना का एक अधिकारी था, जिसके नीचे 9 पाइक पैदल सैनिक होते थे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, बसीन की संधि पर टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है कि इस संधि ने अपने प्रत्यक्ष एवं परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया? ऑप्शन है आर्थर बेल्जेली, सिडनी ओवेन, डीन हटन। तो यहाँ पे आप देखें तो बसीन की संधि पर टिप्पणी इन तीनों ने की है, किंतु यहाँ पे जो पूछा है टिप्पणी की संधि ने प्रत्यक्ष परोक्ष कामों द्वारा कंपनी को भारत का साम्राज्य दे दिया, तो वो यह कथन है सिडनी ओवेन का। और आर्थर बेल्जेली भी ने किया था कि बसीन की संधि एक बेकार आदमी पेशवा के साथ की गई संधि है। डीन हटन ने भी लिखा था, यह निर्वाध रूप से एक ऐसा कदम है जिसने उस भित्ति को बदल दिया जिस पर हम लोग पश्चिमी भारत पर खड़े थे। तो
इस तरह से जैसे कि चाहे आपकी शालबाई संधि हो, चाहे उस पर, तो कुछ चीज़ें हैं जिस पे कई इतिहासकारों का कथन है, चाहे पानीपत के तृतीय युद्ध पे आपने देखा। तो ये सारी चीज़ें क्या है, एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। किसी अंग्रेज़ ने किसके बारे में कहा था यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? किसी अंग्रेज ने किसके बारे में कहा यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था? तो नाना फडणवीस, अहिल्याबाई होलकर, बालाजी बाजीराव। तो आपका सही उत्तर है इसका नाना फडणवीस। नाना फडणवीस के बारे में कही गई थी कि यह मराठों का अंतिम बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो ये बाजीराव द्वितीय, तो इसका शासनकाल लगभग शुरू हो गया था और यह जो थे शासन करने उतने योग्य नहीं थे। पर नाना फडणवीस थे जिन्होंने क्या कहते हैं पूरी सूझबूझ के साथ मराठा साम्राज्य को चला रहे थे। तो उनकी मृत्यु पर अब जैसे यहाँ पे पूछ लिया है कि किसी अंग्रेज ने कहा, यहाँ पे आपसे पूछा किसके बारे में कहा था, वहाँ पे आपसे पूछ लेगा कि नाना फडणवीस की मृत्यु पर किस पूना के ब्रिटिश रेजिमेंट कहा था, ब्रिटिश रेजिमेंट ने कहा था, भविष्यवाणी की थी कि उसके साथ ही मराठा सरकार का सारा सयानापन एवं संयम चला गया। तो ये पूना रेजिमेंट के रेजिडेंट कर्नल पामर ने की थी जब नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई 13 मार्च 1800 में। तो उसी पे उसने कहा था कि मराठा सरकार का सारा सयानापन एवं संयम चला गया। और ये कथन भी उसी का है कि यह मराठों का अंतिम एवं बुद्धिमत्तापूर्ण प्रशासन था। क्योंकि उन लोगों को पता था कि इसके बाद वह अभी जिस सूझबूझ से नाना फडणवीस लेके चल रहे हैं आगे अब वो नहीं रहेंगे, तो ऐसा कोई भी नहीं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। किस इतिहासकार ने मराठा शासिका ताराबाई की भरपूर प्रशंसा की है? उसके अनुसार वह एक चतुर तथा बुद्धिमती स्त्री थी तथा अपने पति के जीवन काल में ही दीवानी एवं फौजी मामलों की जानकार के रूप में प्रसिद्ध हो चुकी थी। तो यहाँ पे ऑप्शन है खाफी खां, मानुची, बर्नियर। तो इसका जो सही उत्तर है आपका वह खाफी खां है, जो कि अगर देखा जाए तो मराठा शासिका ताराबाई की अपनी काफ़ी भरपूर प्रशंसा की है। और मराठा शासिका ताराबाई का जो है प्रशंसा मानुषी ने भी की है। तो इस तरह से, और अगर देखा जाए कि आपके सामने आता है कि मराठाओं के स्वतंत्रता का युद्ध किसने लड़ा था, तो ताराबाई जीजाबाई करके नाम आपके सामने दे देगा, शोराबाई। तो ताराबाई ही थी जिन्होंने क्या कहते हैं 1700 से 1707 तक का, जो कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती, उस समय तक देखा जाए तो 1700 से 1707 तक की स्वतंत्रता का युद्ध लड़ी थी। जिस समय उन्होंने मराठा साम्राज्य के शासिका का पदभार संभाला तो काफ़ी ज़्यादा ही बहुत ही छिन्नता भिन्नता थी, परंतु उन्होंने अपनी सूझबूझ से काफ़ी मराठों को उठाया, काफ़ी उत्कर्ष किया। तो मराठा स्वतंत्रता का अगर युद्ध किसने लड़ा था तो ताराबाई ने। और खफी खां हो, मानुची हो या महादेव गोविंद रनाडे जी हो, इन लोगों ने काफ़ी तारीफ की है इतिहासकारों ने उनकी। भाई देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन था? राइज ऑफ द मराठा पावर के लेखक कौन था? तो आपके सामने ऑप्शन है जदुनाथ सरकार, महादेव गोविंद रनाडे, काशी पंडित। तो इसका सही उत्तर है आपका महादेव गोविंद रनाडे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस इतिहासकार ने लिखा है मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा किया हुआ उत्पन्न अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? किस इतिहासकार ने लिखा मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? तो आपके सामने ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, काशी पंडित, जदुनाथ सरकार। तो इसका सही उत्तर है आपका जदुनाथ सरकार। यह कथन उन्हीं का है। और एक आता है कथन कि शिवाजी ने यह साबित कर दिया कि भले ही दास्तां के इतने दिनों तक हिंदू धर्म
दबा रहा, परंतु उसमें अभी भी शाखाएं निकल सकते हैं, ऐसे करके उनका एक कथन है। वह भी यादवनाथ सरकार जी का ही है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तो आपके सामने ऑप्शन है होलकर, भोसले, सिंधिया। तो इसका सही उत्तर है आपका भोसले। क्या है कि तृतीय मराठा युद्ध जब छिड़ गया तो अंग्रेज जो है उन लोगों को अलग अलग डिफीट कर रहे थे। तो सिंधिया को हो, चाहे तो आपको होलकर को हो, इन सभी को उन्होंने परास्त किया था। तो इसमें है कि भोसले ने मतलब कि युद्ध में भाग नहीं लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। किस इतिहासकार ने लिखा है, मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा किया हुआ उत्पन्न अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? किस इतिहासकार ने लिखा है, मैं शिवाजी को हिंदू जाति द्वारा किया हुआ अंतिम महान क्रियात्मक व्यक्ति एवं राष्ट्र निर्माता मानता हूँ? तो आपके सामने ऑप्शन है महादेव गोविंद रानडे, काशी पंडित, जदुनाथ सरकार। तो इसका सही उत्तर है आपका जदुनाथ सरकार। यह कथन उन्हीं का है। और एक आता है कथन कि किस शिवाजी ने यह साबित कर दिया कि भले ही दास्तां के इतने दिनों तक हिंदू धर्म दबा रहा, परंतु उसमें अभी भी शाखाएं निकल सकते हैं, ऐसे करके उनका एक कथन है। वह भी यादवनाथ सरकार जी का ही है। तो आइए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 16। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात हो रही है कि तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में किस मराठा शक्ति ने कोई भाग नहीं लिया? तो आपके सामने ऑप्शन है होलकर, भोसले, सिंधिया। तो इसका सही उत्तर है आपका भोसले। क्या है कि तृतीय मराठा युद्ध जब छिड़ गया तो अंग्रेज जो है उन लोगों को अलग अलग डिफीट कर रहे थे। तो सिंधिया को हो, चाहे तो आपको होलकर को हो, इन सभी को उन्होंने परास्त किया था। तो इसमें है कि भोसले ने मतलब कि युद्ध में भाग नहीं लिया था। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है 1750 ईस्वी का संगोला समझौता जिसके द्वारा मराठा राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में आ गए, यह समझौता किसके बीच हुआ था? अब यहाँ पे आपकी एक चीज़ें क्लियर हो गई क्वेश्चन में ही कि संगोला समझौता कब हुआ था, तो 1750 में। और इसके द्वारा क्या हुआ था कि संपूर्ण मराठा अधिकार जो थे वह पेशवा के हाथों में आ गया। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि किस संधि के द्वारा मराठा राज्य के संपूर्ण अधिकार पेशवा के हाथों में आ गए? तो संगोला समझौता। संगोला समझौता कब हुआ था? तो 1750 में। यहाँ आपको इतनी चीज़ें तो क्वेश्चन में ही क्लियर हो गई। अब आपसे पूछ रहा कि यह किसके बीच हुई थी? तो यह
जो है बालाजी बाजीराव एवं राजा राम, बाजीराव प्रथम एवं संभाजी, साहू जी एवं बालाजी विश्वनाथ। तो इसका सही उत्तर है आपका बालाजी बाजीराव एवं राजा राम द्वितीय, क्योंकि राजा राम जो था वह संभाजी के बाद सिंहासन पे बैठे, जिन्होंने अपने आप को कभी राजा नहीं माना था। उन्होंने अपने भतीजे साहू का सिर्फ प्रतिनिधि मानकर शासन किया था। तो उनका था कि 1689 से 1700 ईस्वी तक का शासन था, और ताराबाई जो थी इन्हीं की पत्नी थी। परंतु ये जो संधि हुई थी उस समय राजा राम द्वितीय के जो हैं थे, जिनका शासनकाल 1749 से 1750 था, और बालाजी बाजीराव ने इन्हीं के द्वारा ये संगोला समझौता किया था, जिसके द्वारा क्या हो कि सारा मराठा संपूर्ण अधिकार जो था वो पेशवा के हाथों में आ गया। तो उस समय जैसा था कि छत्रपति की शक्तियाँ बहुत कमज़ोर हो गई थी, मराठा राज्य काफ़ी कमज़ोर हो चुका था, चाहे तो साम्राज्यिक दृष्टि से देखें, चाहे क्या कहते हैं आर्थिक दृष्टि। तो उस समय क्या हो कि पहले कोई काम होता तो पेशवा को छत्रपति पे निर्भर होना पड़ता था। तो इस संधि द्वारा क्या हो कि सारे संपूर्ण अधिकार पेशवा ने अपने हाथों में ले लिया, और जिसके बाद हम देखते हैं कि काफ़ी उसके पहले ही देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका, चाहे तो बालाजी विश्वनाथ जी हों, चाहे तो आपके बाजीराव हों, इन लोगों ने काफ़ी अपने ही दम पर अपनी सूझबूझ से मराठा साम्राज्य को इतना विशाल बनाया था। तो अभी आपसे एक क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे बड़ा साम्राज्य किस पेशवा के शासनकाल में था? तो बालाजी बाजीराव के समय में था। और आपसे ये भी पूछ ले कि तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय कौन था पेशवा? तो बालाजी बाजीराव, और उसी के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मराठों की समकालीन शक्तियाँ क्यों नाराज़ थीं? आपके सामने ऑप्शन है। उनकी उग्रता उन्हें पसंद नहीं थी, चौथ और सरदेशमुखी की वसूली, अधिक भू क्षेत्र का अधिग्रहण करने के कारण। तो यहाँ पे जो आपके सही उत्तर है इसका, तो वह है चौथ और सरदेशमुखी की वसूली। चौथ क्या थी? जैसे कि अभी चौथ से संबंधित एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने इतना क्लियर नहीं आपको बताया। तो चौथ थी वह भूमिकर के जो था, यह देखा जाए तो शिवाजी के या मराठा साम्राज्य की आय का एक बहुत बड़ा स्रोत होता था, जो कि यह पड़ोसी राज्यों से वसूल किया जाता था। और इसकी मात्रा क्या थी कि उस राज्य की आय का 1/4 भाग जो है वह आपको चौथ के रूप में देना पड़ता था। और यह किस लिए लिया जाता था? यह जो है मराठा जो शासक होते थे वह पड़ोसी राज्य जो उनके होते थे उस पर वो मुगलों के या अन्य निज़ाम के या जो भी उससे लगे होते थे, तो उनसे उनके आक्रमण और उनसे लूटपाट बचाने के आश्वासन पे उन्हें प्राप्त होता था। तो ये कारण था इसका, काफ़ी किसी भी राज्य को अपनी आय का 1/4 भाग सुरक्षा के रूप में मराठों को देना पड़ता था चौथ के नाम से। और इसी तरह सरदेशमुखी था, यह कर भी पड़ोसी राज्यों से ही वसूल किया जाता है। यहाँ उस प्रदेशों का भूमिकर था का 10वां भाग होता था। जैसे चौथ था तो उस राज्य की आय का चौथा, और यह जो था यह भूमिकर था, और उस वहाँ के जो प्रदेश का भूमिकर होता था उसका 10वां भाग इनको। और ये क्या है, सरदेशमुखी वसूल करना शिवाजी अपना कानूनी अधिकार मानते थे, क्योंकि मराठा राष्ट्र के पुश्तैनी सरदेशमुख अपने आप को मानते थे। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि मराठों की समकालीन शक्तियाँ उनसे नाराज़ होती थीं। तो ये रहा हमारा आज का 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और आपने देखा कि कोशिश की है कि मराठा साम्राज्य से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको तो मैंने इस मॉक टेस्ट में इंक्लूड किया। उसके साथ साथ क्या कहते हैं, जो भी आपके ऑप्शन थे उनसे संबंधित जो तथ्य थे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट था, तो उसको भी हम लोगों ने डिस्कस किया, देखा। तो आप जितनी चीज़ें बोली है उसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्यों। और इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ कि आप लोग सभी वीडियो जो भी अपलोड हो रहे हैं उसका देखते रहिए, और अपना रिवीजन जो है कंटिन्यू बनाए रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। एग्ज़ाम नज़दीक है, और अभी एडमिट कार्ड तो अपलोड नहीं हुआ, पर डेट तो क्लियर है कि 16 से 25 सितंबर तक के एनटीए ने क्लियर कर दिया, जैसे एनटीए ने कि एग्ज़ाम होना है। तो आप अपनी स्टडी कंटिन्यू रखिए, अधिक से अधिक रिवीजन कीजिए। आप सबका एग्ज़ाम बहुत बढ़िया जाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।